नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और टॉप हेडलाइंस यहां पर अगर कमोडिटीज की देखी जाए तो सोना चांदी टॉप पर है, क्योंकि यहां पर कुछ मुनाफा वसूली सोने में देखने को मिली है ओवरनाइट, लेकिन चांदी में आधे % की तेजी के साथ कारोबार। ट्रंप टेरर की वजह से यहां पर कुछ मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आई है और जो सेफ हेवन है वो काफी हद तक अब सोने से निकल के US डॉलर, स्विस फ्रैंक और जापानीज येन में जाती हुई नजर आई है। इसके क्या मायने हैं सोने के लिए, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर ओवरनाइट हमने यहां पर 1% की तेजी आते हुए देखी और उसके साथ US क्रूड प्राइसेस अब 60 के ऊपर हैं और ब्रेंट 65 के ऊपर कर रहा है कारोबार। यहां से क्या क्यूज देखने को मिल सकते हैं ये भी बताएंगे। साथ ही बात करेंगे गेहूं की, जो लेटेस्ट USDA की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक गेहूं की जो प्रोडक्शन है इंडियन मार्केट्स में वो बेहतरीन होने की उम्मीद है। यहां पर इंडियन मार्केट्स के क्या नंबर्स हैं इसको भी करेंगे कंपेयर। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए आज हैं अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी, अनमोल सिल्वर के CEO किशोर रुनवाल, मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर किशोर नारने और एनवीट प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। सोने से शुरुआत कर लेते हैं। किशोर, जिस तरह की मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली है और ये हम पहले भी बात कर रहे थे कि कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर आ सकती है एंड बिग वॉलेटाइल मूव्स के साथ जिस तरह की करेक्शन हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, 3.5% की गिरावट के साथ फिलहाल यहां पर सोने में कारोबार और वो 91,400 के बाद 87,700 के लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर। ओवरनाइट यहां पर 2% की गिरावट देखने को मिली। कैसे देखते हैं आप इसे, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक ये जो ट्रेड वॉर रिलेटेड टेंशन है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अलावा जो इकोनॉमिक टेंशन है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं जो कम होने का कोई इंडिकेशंस नहीं दे रहे हैं। कल चाइना का रेसिप्रोकल टैरिफ्स के बाद जो ट्रंप ने रीअश्योर किया है कि ही विल अगेन पुट मोर टैरिफ्स, तो इसका कोई अंत फिलहाल के लिए नज़र नहीं आ रहा है। आई थिंक टैरिफ्स के ऊपर टैरिफ्स लगते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मार्केट्स आई थिंक सेफ हेवन में गोल्ड को भी गिना जा रहा है। तो अभी जो सेल ऑफ आया था वो काफ़ी हद तक मार्जिन कॉल्स की वजह से, लिक्विडिटी प्रेशर्स की वजह से आया था, बट आई थिंक नॉट एज ए व्हाट यू कॉल गोल्ड नॉट बीइंग ए सेफ हेवन और मे बी डॉलर रिप्लेसिंग दैट। आई थिंक मेरे हिसाब से वो जो गोल्ड का जो अहमियत है एज ए सेफ हेवन अभी भी काफ़ी हद तक बरकरार है। 2970 2980 के जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है इन द मार्केट। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर जिन लोग ने भी थोड़ा पहले मिस किया है उनके लिए काफ़ी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। वापस 3100 3200 के आसपास तक जा सकते हैं। इंट्राडे में अगर देखेगा तो 81,700 का स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। ऊपरी स्तर में अराउंड 88,200 के आसपास का इंट्राडे भी अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बोथ इंट्राडे एज वेल एज शॉर्ट टू मीडियम टर्म दोनों के लिए काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है। ऑलराइट, तो नियर टर्म में थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर निकलती हुई नजर आ रही हैं। किशोर, जिस तरह से हमने सेफ हेवन में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता हुआ देखा है, बिकॉज डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर एक मूवमेंट है, स्विस फ्रैंक में, जापानीज येन में, जो काफ़ी समय से मार्केट्स एक इन्वेस्टमेंट या सेफ हेवन के तौर पर नहीं देख रहे थे, जो ये थोड़ा सा शिफ्ट हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है विद द करेंसी मूवमेंट्स एज वेल, उससे कैसे देखेंगे? डॉलर का जो है मैं ये मानता हूँ कि एक पुल बैक है, बट डॉलर जो नीचे में 101 101.50 तक जाके एक जो पुल बैक आया था 102 के आसपास, मुझे नहीं लगता है कि ये सस्टेनेबल है। वापस एक गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। मेरे हिसाब से वी शुड बी गोइंग टू अराउंड 100.5 के आसपास आप जा सकते हैं। ये रिलीफ रैली है बट टर्न अराउंड नहीं है। गोल्ड के लिए एक्चुअली ये बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जो डॉलर में गिरावट देखेंगे उतना ही आपको मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट गोल्ड का जो वैल्यू है वो बढ़ते हुए दिख सकता है। साथ ही साथ अगर चांदी की यहाँ पर बात की जाए तो इवन एज हमने सोने में यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी, लेकिन बाकी थोड़ा सा रिस्क ऑन जो वापस आया है उसका फायदा मेटल्स को आया, क्रूड को मिला और चांदी को भी मिला। चांदी कैसे देखते हैं आप, जो थोड़ा सा पुल बैक है यहाँ पर, आपने कहा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन क्या रेंज बनेगी? आई थिंक ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी मुझे नहीं लगता है कि अभी भी जो वीकनेस है वो ख़त्म हुआ है, कि बिकॉज जब तक टैरिफ्स कहीं ना कहीं सेटल नहीं हो जाता है कि आप एक बॉटम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे मेटल्स में।
एंड स्पेशली खास करके जो टैरिफ वॉर है, सबसे बड़ा जो टैरिफ वॉर है चाइना और यूएस के बीच में है, और चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है इंडस्ट्रियल मेटल्स का। सो जब तक इंडस्ट्रियल मेटल्स में वीकनेस है, सिल्वर में थोड़ा बहुत जो वीकनेस जारी रह सकता है। तो आज इंट्राडे के लिए भी मैं सिल्वर में तो बिकवाली का ही राय रखता हूँ। अगर थोड़ा सा ऊपर आता है तो 89,300 के आसपास में बिकवाली का सलाह दे सकता हूँ। डाउन साइड में 88,000 तक जा सकता है। अगेन मैं बहुत ही छोटा सा 1200-1300 रुपये का कॉल दे रहा हूँ, बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट टर्म टैक्टिकल आइडियाज़ दे रहा हूँ रादर दैन एक्चुअली एक ब्रॉड डायरेक्शनल ट्रेंड अभी भी आपको अपसाइड का है, बट जो शॉर्ट टर्म पैनिक है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सो वीकनेस अभी भी जारी रह सकता है। शॉर्ट टर्म पैनिक यहां पर लगातार देखने को मिल सकता है, यानी कि बड़ी मूव्स, शार्प करेक्शंस यहां पर रूल्ड आउट नहीं है। ईयर एंड डायरेक्शनल लॉन्ग टर्म मूवमेंट अभी भी यहां पर सोने चांदी के लिए ऑन द पॉजिटिव साइड है। इशू आपको चर्चा में जोड़ना चाहेंगे, और ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी अच्छी खासी है, लेकिन हाईज से कुछ मुनाफा वसूली सोने में आती हुई नजर आई है। इसका फायदा मार्केट्स उठा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं अब कंज्यूमर ट्रेंड्स? इनफैक्ट कल वी हैड वन ऑफ आवर बेस्ट डेज। हम अभी एक कॉल पे थे आपके फोन बात करने से पहले, तो मैं टीम को यही पूछ रहा था कि कल ऐसा क्या हो गया कि हमारे सेल्स इतने सारे बढ़ गए, मतलब क्या। तो सरप्राइजिंगली अभी है ना, कंज्यूमर्स जो है वो खुद ही एक्सपर्ट्स हो गए हैं। तो हमारे पास पहले कंज्यूमर आते थे, बोलते थे अभी 1 लाख हो जाएगा सोना, 1 लाख हो जाएगा। कल कंज्यूमर्स आ रहे हैं, बोलते अभी सोना गिरना है, गिरा हुआ है, तो हम आए हैं लेने के लिए। तो बिजनेस ऑन ग्राउंड इज वेरी गुड। ऑफ कोर्स शादियां हैं, उसका एक बहुत अच्छा कारण है, पर ऑन ग्राउंड एक्चुअल सेल्स हो रहा है। मतलब yesterday was one of our very very good days, in spite of it not being पुष्प नक्षत्र, not being अक्षय तृतीया, not being any other special day. We had a very good day yesterday. तो अभी एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि अगर सोना स्टेडीली थोड़ा ऐसा गिरेगा तो और अच्छा काम होने की बहुत पूरी उम्मीद है। वेल एब्सोल्युटली, कुछ मुनाफा वसूली आई है और लोग यहाँ पर खरीदना भी चाहते हैं। इशू अब क्या सेंस है यहाँ पर, आपको क्या लगता है? जैसे किशोर बता रहे हैं कि नियर टर्म में कुछ और प्रॉफिट टेकिंग, कुछ और करेक्शन नीचे में आ सकती है। एज बिजनेसेस इस तरह की वॉलेटिलिटी कैसे इम्पैक्ट करती है आपको? तो हम लोग तो अभी है ना, हमने वो एक बोलते हैं दिमाग मत लगाओ, हम लोग दिमाग लगाते ही नहीं है। जितना माल बेचा उतना माल कवर करो। अगर ऐसा भी लगता है कि कल और गिरेगा तो भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप सोए हो रात को ट्रंप कोई ऐसा अनाउंसमेंट कर सकता है कि वो बात उल्टी पड़ जाए। तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, हेज करते रहो, जितना माल बेचो उतना कवर करो और स्ट्रेट खेलो, मतलब स्पेकुलेशन पे जाओ ही मत। वेल एब्सोल्युटली। एक और चीज़ यहाँ पर इशू, जो लोग खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं करंट लेवल्स पे, जैसे आपने कहा वो मेजरली ब्राइडल है, और ऑफ कोर्स जैसे ही प्राइसेस गिरेंगे लोग लेके आना चाहेंगे, लेकिन वो वॉक-इन्स की जहाँ तक बात है, इन्वेस्टर्स हैं, क्या उनकी तरफ से बाइंग वापस आई है? उनकी तरफ से अभी थोड़ा वेट एंड वॉच है। वो इतना जल्दी रिएक्शन नहीं आता, क्योंकि वो ट्रेंड अभी बहुत ही, मतलब 3150 से 30 हो गया, अभी 3000 पे आ गया है। तो थोड़ा उधर वेट एंड वॉच चल रहा है। इशू, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली बेहतरीन खरीदारी ऑन ग्राउंड यहाँ पर, जो लोग शायद रुके हुए थे, साइडलाइंस पे थे, वो इस करेक्शन के बाद बाजार में यहाँ पर लौटे हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जैसे मैंने आपको कहा 91,400 का ऑल टाइम हाई के बाद 87,700 के लेवल। सो क्लियरली एक मुनाफा वसूली यहाँ पर सोने में बनती हुई नजर आई है, जिसका फायदा एज ऑफ नाउ कंज्यूमर्स ले रहे हैं। एक सेंस यहाँ पर चांदी का ऑन ग्राउंड भी यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर किस तरह के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। किशोर जी हमारे साथ हैं अनमोल सिल्वर से। किशोर, आप कैसे देखते हैं? चांदी में तो खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, कहाँ वो 1,04,000 के लेवल्स, और उसके बाद हमने प्राइसेस को यहाँ पर 89-90,000 के नीचे भी यहाँ पर आता हुआ देखा है। किशोर उनवाल जी, आपकी क्या सेंस है अब चांदी को? नमस्ते मनीषा जी। दिस वाज एक हिस्टोरिक फॉल हो गया था। इफ यू सी, अगर हम लोग सोच रहे थे कि 7,000 पे जब चांदी टूटी, 7,000 डाउन, तो लगा कि यहाँ पे रुकने वाला है, थमने वाला है। लेकिन सडनली कोई न्यूज ड्रिवन सेंसिटिव मार्केट हो चुका है अभी तो मेटल्स पे। कहीं से और एक कोई न्यूज आता है एंड सडनली और एक 7,000 टूटा। तो एक हिस्टोरिक फॉल ऑफ 14,000 रुपीज इन लास्ट 7 डेज, तो ये वेरी अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन अभी आप देखते हैं तो चांदी ने लो में 87,000 जाके 89,000 MCX में 2,000 रुपीज का राइज देखा है। तो अगर न्यूज़ कुछ आता नहीं है और कोई मार्केट स्टेबल रहते हैं तो धीरे धीरे चांदी पिकअप होगी, एंड आई थिंक चांदी वापस थोड़ी बढ़नी चाहिए। तो वी आर जस्ट वेटिंग दैट कुछ नहीं हो और चांदी बढ़े।
रनवाल जी, जिस तरह की गिरावट यहाँ पर आई है, क्या हम इंपोर्ट्स बेहतर होता हुआ देख रहे हैं? क्या ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट पिकअप लौटा है? श्योरली आप देखेंगे कि अगर इस लेवल पे जैसे बताया गया है कि मार्केट्स आर रनिंग वेरी गुड, अभी रिटेल सेल्स इज शूटन अप। अगर रिटेल में बिकता है माल तो इंपोर्ट्स बढ़ेगा। एंड अभी लास्ट 2-3 दिन में मार्केट्स का जो कस्टमर्स लाइनअप वी आर सीइंग, देयर इज अ गुड सेल्स इन द रिटेल थिंग। तो इससे सिल्वर का मार्केट इंपोर्ट्स में बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल डिमांड तो कम होने वाला नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है वो इंडस्ट्रियल डिमांड चलते ही रहेगा चांदी में। तो उससे अपने को वी सी कि अगर इस रेट पे अगर चांदी रुकती है तो आने वाले अक्षय तृतीया, मैरिज एंड ऑल सीजन्स वी विल सी वेरी गुड सेल्स एंड इंपोर्ट्स। डीलर टू डीलर किस तरह का मूव्स है अब यहाँ पर? जैसे आपने कहा रिटेल सेल्स पिकअप हो रहे हैं, तो बुलियन में क्या मूवमेंट है? बुलियन मूवमेंट्स अगर इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो थोड़े लोग तो वेट कर रहे हैं, बिकॉज दे वेटिंग दैट अगर और फॉल होते हैं तो वी विल बाई एंड वी विल इन्वेस्ट इन सिल्वर। लेकिन डीलर टू डीलर देखा जाए तो मूवमेंट इज गुड, एंड नाउ इन लास्ट 1 वीक वी आर सीइंग गुड मार्केट मूवमेंट इन सिल्वर। वेल एब्सोल्युटली, एक महीने में 9.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है और वो ज़्यादातर फॉल पिछले एक हफ्ते में ही यहाँ पर आया है। जैसे किशोर जी हमें बता रहे थे कि 7 दिनों में 14,000 रुपए की गिरावट का फायदा या असर हमने ऑफकोर्स यहाँ पर फिजिकल मार्केट्स में आता हुआ देखा है। किशोर रनवाल जी, बहुत शुक्रिया आपका भी साथ जोड़ने के लिए, चांदी की मार्केट समझाने के लिए और बताने के लिए कि रिटेल सेल्स पे हो रहे हैं जिसका सीधा असर इंपोर्ट्स में बनता हुआ नजर आएगा, जहां पर नंबर्स पॉजिटिव अप्रैल के महीने में देखने को मिल सकते हैं। मार्च में बिकॉज ऑफ हाईज यहाँ पर इंपोर्ट्स कम रहने की उम्मीद भी है। लेकिन बात अब यहाँ पर मेटल्स की करते हैं, क्योंकि ओवरनाइट यहाँ पर भी तेजी लौटी है। एल्यूमिनियम, कॉपर्स की, जिंक आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन द ग्रीन एज ऑफ नाउ कारोबार होता हुआ। किशोर, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि वापस थोड़ा सी यहाँ पर तेजी लौटी है, लेकिन जैसे आपने कहा कि मेटल्स में भी नियर टर्म में वीकनेस है। क्या इन रैलीज तो नहीं है, पर इन अपटिक्स पर क्या बिकवाली करनी चाहिए? बिल्कुल मनीषा, आई थिंक ये टिट फॉर टैट वाला जो जब तक टैरिफ्स के ऊपर चल रहा है, तो आई थिंक वो बेसिकली क्या है, मार्केट्स कहीं सेटल नहीं हो सकता है जब तक आप एक क्लैरिटी नहीं आता है। चलो ठीक है, ये टैरिफ सिस्टम आ गया है, दिस इज़ व्हाट द टैरिफ्स आर, सो लेट अस अलाइन द बिजनेसेस सो दैट कि ये टैरिफ्स को हम प्राइस इन कर सकते हैं। कि जब तक वो नहीं होता है तब तक मार्केट्स में केओस है, मतलब पैनिक है, और सो इन्वेस्टर्स को क्लूलेस है। सो आई थिंक तब तक मार्केट्स एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, कोई ज़्यादा कुछ शॉर्ट टर्म फंडामेंटल्स कुछ नज़र नहीं आ रहे, कुछ समझ में नहीं आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे पैनिक है, एंड मुझे नहीं लगता है जब तक ये एंड होगा तब तक बेस मेटल्स में और क्रूड में, जो दोनों चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है, वहाँ पे आपको बॉटम शायद देखने के लिए शायद नहीं मिलेगा, एंड यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉन्शियस ऑन बाइंग। सो फिलहाल के लिए इसमें बिकवाली ही करके चलना चाहिए। कॉपर में अगर थोड़ा रैली मिलता है 810 812 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ पे बिकवाली करना चाहिए। 803 के आसपास का डाउनसाइड है। क्रूड अगेन, सो एल्यूमिनियम अगेन also is also going to be weak, so both एल्यूमिनियम, कॉपर सिग्निफिकेंटली वीकर है। जिंक भी यहाँ पे थोड़ा सा वीक दिख सकता है, बिकॉज पावर सेक्टर भी चाइना में जो सरप्लस इकोनॉमी है, अगर सरप्लस कैपेसिटी बन जाएगा बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स, आपको पावर सेक्टर में अंडर प्रेशर आ जाएगा। सो एनीथिंग यूज्ड इन पावर एंड ऑटोमोबाइल्स, ये दोनों में आपको प्रेशर बनते हुए नजर आ सकता है। आपसे एक सेंस यहाँ पर क्रूड पर भी लेना चाहेंगे किशोर, लेकिन उसके पहले जिस तरह से टिट फॉर टैट जैसे आपने कहा यहाँ पर चलता जा रहा है, और जैसे अब यूएस 50% टैरिफ्स की बात कर रहा है, विच विल कम टू 104%, इस तरह की स्टेटमेंट्स फॉर द नियर टर्म अननर्विंग तो हैं ही। ओवरऑल एज अ कमोडिटी, एज अ सेगमेंट जिसको हमने बेहतर परफॉर्म करते हुए देखा था, अब जिस तरह की मुनाफा वसूली है, इसके आगे क्या सेंस बनेगी नियर टर्म में? मनीषा, कमोडिटीज़ अगर ब्रॉडर आप इकोनॉमिक सेंस में अगर देखेंगे ना, तो कमोडिटीज़ आप जो है आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, पर कमोडिटीज़ आर बेसिकली रॉ मटेरियल्स। जिस देश में अवेलेबल है उस देश में अवेलेबल है। आप सिर्फ सर्विसेज को आप एक देश से दूसरे देश आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपने चिली से कॉपर माइन इंपोर्ट कर दिया, आप स्मेल्टिंग जापान में कर सकते हो, चाइना में कर सकते हो, यूएस में कर सकते हो, या यूरोप में कर सकते हो। ओनली स्मेल्टिंग कैपेसिटी इज टारगेटेड फॉर टैरिफ्स एक्चुअली। सो अदरवाइज आपको माइनिंग जहाँ पे है वहाँ पे है, जो नेचुरल रिसोर्सेज जिस कंट्री का वो वहीं पे है। टैरिफ सिस्टम विल ओनली चेंज द प्राइसेस ऑफ
द सर्विसेज और द बेसिकली TCRC जो बोलते हैं हम मेटल का भाषा में अगर बोलेंगे तो। सो मेरे हिसाब से ओवरऑल कमोडिटीज एज अ सेक्टर समय लगेगा बट एडजस्ट हो जाएगा टैरिफ्स को प्राइस इन करने में। द प्रॉब्लम इज विथ फिनिश्ड गुड्स, जहाँ पे आपको कंज्यूमर गुड्स सेक्टर होता है वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स नजर आएंगे रादर देन इन द कमोडिटीज विच आर द बेसिक रॉ मटेरियल्स। और क्रूड में आपकी क्या सेंस है, क्योंकि पिछले हफ्ते 15% गिरने के बाद और कल भी गिरने के बाद ओवरनाइट यहाँ पर करीबन 1% की बढ़त देखने को मिली है, कैसे देखते हैं इसे? थोड़ा आज रिस्क ऑन सिनेरियो जो देख रहे हैं, थोड़ा जो पुल बैक रैली देख रहे हैं कि एक रिलीफ बोल सकते हैं, इवन इक्विटी मार्केट्स में भी है, थोड़ा जो रिस्क ऑफ दिख रहे हैं कि उसके वजह से आपको क्रूड में एक पुल बैक रैली दिख रहा है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत सस्टेनेबल रैली रहेगा। शॉर्ट टर्म में 6400 6420 तक आपको अपसाइड है तो इंट्राडे आप बाइंग करके चल सकते हैं। 6200 के आसपास का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में करना है तो 5300 का कॉल ऑप्शन बाई करके चल सकते हैं, आपको अपसाइड में 220 तक जा सकता है। अराउंड 160 165 के आसपास अवेलेबल है 5300 का कॉल। बट इसका डाउनसाइड ख़त्म नहीं हुआ। जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि रफली हम $55 के आसपास का WTI देख रहे हैं, तो प्रॉबेबली वो लेवल्स अभी भी ऑन है। अच्छी खासी मुनाफा वसूली मार्केट्स में बनती हुई नजर आई है और ऑफ कोर्स थोड़ा सा रिस्क ऑन आज यहाँ पर है, लेकिन जैसे किशोर हमें बता रहे हैं कि वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, यहाँ से कुछ और करेक्शन भी आ सकती है। जो नियर टर्म टारगेट्स हैं वो अभी भी यहाँ पर ऑन द लोअर साइड के लिए हैं। किशोर बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, उन तमाम मूव्स की एक सेंस भी बनाने के लिए। वेल ये तो बात हुई सोने चांदी मेटल्स की। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की। यहाँ पर भी अच्छी खासी उठापटक है, गेहूं में स्पेसिफिक न्यूज़ भी है, क्या है डिटेल्स बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। और अब हमारे साथ वीट प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल जुड़ रहे हैं। अजय जी नमस्कार। USDA की जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर आपका रिएक्शन लेना है। माना यह जा रहा है कि रिकॉर्ड उत्पादन इस बार हो सकता है। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इस साल 115 मिलियन टन उत्पादन की उम्मीद कर रहा है। आपको कैसे लगते हैं ये नंबर्स? एज ऑफ नाउ फसल की क्या एक्सपेक्टेशन है और आवक कैसे देखते हैं आप? जो एक पहले पेसिमिज्म था आज से एक महीने पहले वेदर को लेके, वो एकदम अभी ऑप्टिमिज्म में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि जो है जितनी गर्मी पड़ने की आकांक्षा थी वो तो हुई नहीं और मौसम बल्कि अनुकूल रहा। बीच में थोड़े जो है बौछार भी आ गए। जैसे मैंने आपको पिछली बार कहा था कि अब इतना खतरा लग नहीं रहा है, तो डेफिनेटली एकरेजेस भी बहुत स्लाइटली अप है और वेदर भी जो है साथ दिया है एंड तक। अब जाके थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है, लेकिन अब मोर और लेस जो स्टेजेस ऑफ वीट है वो मोर और लेस कंप्लीट हो गए हैं और जो अराइवल दिख रहा है मंडियों में दैट इज आल्सो गुड और हेल्दी अराइवल्स है MP में, राजस्थान में, कई स्टेटों में। तो मुझे लगता है जो लास्ट ईयर का एस्टिमेट था किसी का भी, उससे 2-4 मिलियन टन अबाव ही होगा इस साल। तो जो USDA का नंबर है अजय जी 115 मिलियन टन रिकॉर्ड, आपको लगता है वो अचीवेबल है? देखिए ये नंबर जो है कई बार धोखा दे देता है, लेकिन एक चीज जरूर है, जो भी जिसका नंबर था पिछले साल से इस साल जो है 4-1 मिलियन टन की जो है बढ़त देखने को जरूर मिल सकती है। आपका नंबर क्या था अजय जी? हमारे जो इंडस्ट्री ने सर्वे करवाया था उसका नंबर तो 109 था और सो आई वुड से दैट इज एनीवेयर बिटवीन 110 to 115 इसके बीच में जो है जरूर होगा, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे भी इस टाइम आवक अच्छी, जो ग्रेन का साइज है वो काफी अच्छा है, हेक्टोलीटर वेट अच्छा बैठ रहा है ग्रेन में, तो इसका मतलब यील्ड जो है जरूर जो है बेटर रहेगी ओवर टाइम, ओवर द लास्ट ईयर। जैसे आपने कहा आवकें यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी हैं, किस तरह से अराइवल्स देखते हैं आप? किन स्टेट्स में बेहतर है और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के नंबर्स कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए गवर्नमेंट ने 31 मिलियन टन का जो टारगेट रखा है उसमें से 20 मिलियन टन पंजाब हरियाणा का और बाकी जो है 6 मिलियन टन MP का है। तो मुझे लगता है क्योंकि बोनस है इस साल MP में, तो 7-8 मिलियन टन इन दोनों जगह से मिला के हो जाएगा, तो ये 30 के लगभग जो है करीब पहुंचने की पूरी उम्मीद है इस साल। तो आप कह रहे हैं पिछले 2-3 साल के मुकाबले इस साल की प्रोक्योरमेंट काफ़ी अच्छी रह सकती है? बिल्कुल, क्योंकि MP में फसल भी अच्छी है, बोनस भी है, सेम विद राजस्थान, तो ये जो है 7-8 मिलियन टन यहाँ से जो है भरपाई हो जाएगी सरकार की इस साल। और प्राइवेट ट्रेड की बाइंग कैसे देखते हैं फिर आप?
देखिए, प्राइवेट ट्रेड में जो जनरल फूड ग्रेन के ट्रेडर्स हैं, उन्होंने पिछले साल हर कमोडिटी में पैसा खोया है। केवल वीट में थोड़ा सा उनका पॉजिटिव रहा है, लेकिन वीट में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से इस साल थोड़े से ट्रेडर्स कॉशियस है, क्योंकि वो अपने मन मर्जी के मुताबिक रख नहीं पाते हैं। गवर्नमेंट का डायरेक्टिव आ जाता है चलते ही। तो इस साल जो है सब लोग थोड़े से कॉशियस रहने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टॉकिंग एक्चुअल यूजर यानी जो एंड प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने इस साल जो है अपना टारगेट अप किया हुआ है स्टॉकिंग के लिए। तो इंटरमीडिएटरीज और ट्रेड जो है थोड़ा सा इस साल स्लो रहेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। अजय जी, हम लगातार देख चुके हैं कि पिछले 5-6 सालों में हमने एक जो जिस तरह से वीट कंज्यूम की जाती है इंडियन मार्केट्स में, उसमें एक चेंज आता हुआ देखा है। एज गेहूं शायद स्टेबिलिटी है, शायद थोड़ी सी गिरावट भी है, लेकिन जो वीट प्रोडक्ट्स हैं वहां पर हमने कंजम्पशन बढ़ते हुए देखी है। आप कैसे देखते हैं, क्या वो नंबर्स बरकरार रहने की एक्सपेक्टेशन है और वो ब्रेकअप पैक के हिसाब से क्या है? देखिए, जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वीट फ्लावर की, खास तौर पे मैदे की, जो ब्रेड्स, बिस्किट्स और इत्यादि ये सब चीजें बनाते हैं, डेफिनेटली जो है कई फैक्ट्री इन द पास्ट फ्यू ईयर्स लगी है, वो नजर भी आता है। हर ज्योग्राफी में जो है मेजर एफएमसीजी कंपनीज और जो एंड प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, उन्होंने नए प्रोडक्शन कैपेसिटी इंस्टॉल की है। तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल कंजम्पशन वीट की बढ़ती जा रही है। एट द सेम टाइम पाउच्ड आटे की भी जो है स्प्रेड काफी पॉपुलर हो गई है। पहले जो लोगों को महंगा लगता था पाउच्ड आटा, अब जो है वो बी टायर, सी टायर, सब टायर सिटीज में जो है पाउच्ड आटे का चलन हो गया है। तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन भी जो है पिछले 2 साल 3 साल में, स्पेशली पोस्ट कोविड, वीट प्रोडक्ट्स की जरूर जो है एक रीजनेबल रेट से बढ़ रही है। आई वुड पेग इट एट 1 to 2% एटलीस्ट। एंड ओवरऑल कंजम्पशन फिर कितना मिलियन टन देखते हैं आप इंडियन मार्केट्स में फिर इस साल के लिए? अगर हम 110-115 मिलियन टन का प्रोडक्शन देख रहे हैं, उसके सामने कंजम्पशन कितनी है? देखिए, वीट की कंजम्पशन कई चीजों में होती है। एक तो लोकल बार्टर, सेल्फ कंजम्पशन, सीड और फीड। इसके अलावा जो एक इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है वो रफली अबाउट 30 to 35 मिलियन टन की नापी जाती है, इंक्लूडिंग पाउच्ड आटा। तो समवेयर अराउंड दैट उसमें थोड़ी सी ग्रोथ हो ही रही है। ओके, तो आप कहेंगे 90 मिलियन टन के आसपास की मांग पकड़ के चलें या उससे ज्यादा है? नहीं, बिल्कुल इतनी है। जैसे कई बार लोगों ने कहा है कि भी 100 की प्रोडक्शन है और 100 की खपत है। जो एकदम कंजर्वेटिव लोग हैं उनका मानना है कि 100 की खपत रहती है और 100 की ही प्रोडक्शन है हिंदुस्तान में, 100 मिलियन टन की। लेकिन मुझे लगता है कि ये 104-5 मिलियन टन की खपत है इस देश में। फेयर पॉइंट। एक आखिरी सवाल अजय जी, और ये है कि यूएसडीए की रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत का एक्सपोर्ट बैन यहाँ पर बरकरार रहेगा। आपकी उसके ऊपर सेंस? और दूसरा, अब यहाँ से क्योंकि आवकें आनी शुरू हो गई हैं, सरकार की प्रोक्योरमेंट काफी अच्छी मानी जा रही है, प्राइसेस कैसे देखते हैं आप? तो प्राइसेस तो एक छोटा सा डिप आया था कुछ टाइम के लिए, लेकिन अभी स्टडी है और प्रोक्योरमेंट प्राइसेस के लेवल पे ही है। एक आधे मंडी में कभी अराइवल ज्यादा हो जाती है तो कहीं पे छोटा मोटा डिप इधर उधर नजर आता है, लेकिन प्राइसेस अभी स्टडी रहने की उम्मीद है। कोई मेजर डिप या मेजर राइज अगले 1-2 महीने में होना मुश्किल है, क्योंकि जो है जैसे एमपी है, यूपी में भी अभी अराइवल्स स्टार्ट हो गई हैं। तो अभी तो जो है कोई बाजार अपसाइड नहीं रहेगा इन द कमिंग फ्यू वीक्स। 4-6 हफ्ते तो जो बाजार स्टडी रहेगा जरूर। और सेकेंड हाफ में जब यूजुअली हम प्राइसेस बढ़ता हुआ देखते हैं तब? देखिए, इस साल गवर्नमेंट का अगर प्रोक्योरमेंट 28, 30, 31 हो जाता है तो डेफिनेटली वो सरकारी अंकुश रहेगा। तो मुझे प्राइसेस में कोई खास वॉलेटिलिटी नजर नहीं आ रही है और स्टडी एक सिंपल जो कैरी गेन है मैक्सिमम वो मिलने की उम्मीद है ट्रेडर को या मार्केट्स को। कोई सडन सर्ज नजर नहीं आ रहा आज की तारीख में। तो और जैसे यूएसडीए कह रहा है कि एक्सपोर्ट्स पे बैन लगातार रहेगा, उसमें कोई चेंज ऑफ थॉट नहीं है? देखिए, गवर्नमेंट नॉर्मली जून जुलाई में अपनी पॉलिसी रिव्यू करती है। अगर काफी इंडियन एम्बेसीज में रिप्रेजेंटेशन गए हैं, जो मुझे पता है, जो इंडियन डायस्पोरा है वो बार बार मांग करता रहा है कि इंडियन आटा उनको अवेलेबल किया जाना चाहिए। तो हो सकता है गवर्नमेंट एक नजर उस पर डाले और कुछ जो है क्वांटम सीलिंग के साथ जो है आटा इन पाउचेस एक्सपोर्ट का जो है शायद सुधार दे, ऐसी उम्मीद रख रही है इंडस्ट्री। Fair point that.
अजय गोयल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और इत्मीनान से वो पूरा गेहूं का बिजनेस हमें समझाने के लिए। तो जैसे वो कह रहे हैं कि 102% से कंजम्पशन डिमांड यहां पर इंडियन मार्केट्स में बढ़ती हुई नजर आई है। प्राइसेस को लेकर ये साल थोड़ा सा कूल रह सकता है, बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हम रिकॉर्ड वीट क्रॉप तो शायद देख ही रहे हैं और सरकारी प्रोक्योरमेंट आवकें शुरू हो गई हैं, तो उसके सामने अच्छी खासी है। और अगर 31 मिलियन टन का सरकार का यहाँ पर टारगेट है तो उसके सामने 28 से 30 हम होता हुआ देखेंगे भी, जो काफी बेहतरीन नंबर है बाय द वे। एंड प्राइवेट ट्रेड के पास भी यहाँ पर, जैसे उन्होंने कहा कि थ्रूली माल यहाँ पर आता जा रहा है, तो उसका भी सपोर्ट मार्केट्स बनता हुआ देखेंगी। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद बात करेंगे इक्विटीज पर।